आइए चलिए विज्ञान प्रौद्योगिकी की ये क्लास जो ऊर्जा का चैप्टर चल रहा है उसमें रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में हम लोगों ने कल तक देखा कि किस प्रकार से सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन आदि विधियों से प्राप्त की जा सकती है और प्राप्त की जा रही है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो अगला टाइप है बच्चों एनर्जी आइसोलेट करने का, वो है जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। नाम से स्पष्ट है कि भूतापीय यानी पृथ्वी के अंदर कुछ कहीं ताप हो, उस तापमान को उपयोग में ला करके अगर हम विद्युत ऊर्जा बना लेते हैं तो वो भूतापीय ऊर्जा है। अथवा उस तापमान को सीधे सीधे उपयोग में लाते हैं पानी गर्म करने के लिए या किसी भी कार्य हेतु, तो वो ऊर्जा जो है भूतापीय ऊर्जा कही जाएगी। आपको मैंने बताया था ज्योग्राफी की क्लास में, याद होगा, तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ऐसे चट्टानें हैं जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं बच्चों, इनमें कंटिन्यूअस रेडिएशंस निकलते रहते हैं और इस रेडिएशंस के कारण आपको मैंने बताया था कन्वेक्शनल करंट उठती है। किसकी? हीट की। तो हीट की कन्वेक्शनल करंट, और ये कन्वेक्शनल करंट उठ करके बाहर आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के अंदर ऐसी बहुत सारी चट्टानें हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ऐसे तत्व हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, जिनसे रेडिएशन होता है। उस रेडिएशन से हीट निकलती है और वो हीट कन्वेक्शनल करंट के रूप में बाहर आती है। और बाहर जब ये हीट आती है बच्चों, तो इसके तापमान को, चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है हीट के कारण, इसके तापमान को उपयोग में ला करके हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। पानी गर्म करना शुरुआत होती है, या किसी द्रव को हम जब गर्म करें वो वाष्पीकृत हो और उस वाष्प में शक्ति होती है, उस वाष्प से टरबाइन चलाई जाए, पुनः वही सारी प्रक्रियाएं। तो यहाँ भूतापीय ऊर्जा के रूप में अंदर जो है जमीन के अंदर कुछ ऐसी चट्टानें हैं, रॉक्स। तो इसको लिखना चाहे तो लिख लें कि भूतापीय ऊर्जा, धरती के अंदर कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं, धरती के अंदर कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जिनके अंदर रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जिसके अंदर रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं और जो विकिरण उत्पन्न करते हैं, जो सतत विकिरण उत्पन्न करते रहते हैं, जिससे ऊष्मा निकलती है कन्वेक्शनल करंट के रूप में, जिससे ऊष्मा कन्वेक्शनल संवहनीय धारा, हिंदी है इसका संवहनीय धारा, कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊष्मा निकलती रहती है। और इस ऊष्मा का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है, और इस ऊष्मा का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। इस ऊष्मा को सीधे सीधे ऊर्जा के रूप में उपभोग भी कर सकते हैं। जैसे आपने पानी गर्म कर लिया, जैसे आपको कहीं का तापमान बढ़ाना है तो इस पानी को आप उपयोग कर लिए, या बॉयलर से पानी गर्म किया, पानी से वाष्प बनी, वाष्प से टरबाइन चलाए। ठीक है, पैरा चेंज कर लीजिए। गर्म चट्टानों को, पृथ्वी के अंदर की गर्म चट्टानों को हॉट ड्राई रॉक, इंग्लिश में ही लिख लीजिए, देवनागरी में लिख लीजिएगा,
हॉट ड्राई रॉक कहते हैं, जो कि सतत ऊष्मा का स्रोत होता है, जो कि सतत ऊष्मा का स्रोत होता है। इंग्लिश वर्जन, इन जियोथर्मल एनर्जी there are few rocks containing radioactive elements which emits radiation and that convert into heat, which emits radiation and that converts into heat, and this heat comes outside in form of convectional currents on the upper surface of the earth, and these heat can be utilized to produce energy. First, to produce energy or as a direct source of heat, as a direct source of heat. So this heat can be utilized. The radioactive element containing rocks are termed as hot dry rocks, पैरा चेंज कर दीजिए। There are seven geothermal provinces situated in India. So there are 7 geothermal provinces situated in India. That means 7 regions are there which is rich in geothermal energy. So what are those regions? First one is the Himalaya. Seven geothermal province, 7 भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र। पहला है इसमें हिमालय, जब हिमालय देख रहे हैं तो बच्चों इसमें मणिकरण, तातापानी और पुग्गा वैली। मणिकरण, तातापानी, पुग्गा वैली। मणिकरण और तातापानी ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। These are the sites to isolate geothermal energy. Pugga Valley, Jammu and Kashmir. So there are 7 geothermal provinces. One of the provinces is the Himalaya. Second one is Western coast of Cambay. कैम्बे की खाड़ी का पश्चिमी किनारा, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कैम्बे। तीसरा है सोन, नर्मदा एंड ताप्ती। सोन, नर्मदा, ताप्ती का बेसिन एरिया, शॉर्ट में इनको सोनाटा लिखते हैं, सोनाटा। यह क्षेत्र, यहां भी जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। दीज आर द पोटेंशियल एरिया फ्रॉम वेयर वी कैन गेट जियोथर्मल एनर्जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गोदावरी एंड महानदी, दिस इज 3rd, 4th एंड 5th।
these area एक्चुअली थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एंड शॉर्ट में से याद करने के लिए सोनाटा आपको दे दिया मैंने कि आपको याद रहे। एंड सिक्स्थ वन इज गोदावरी, दक्षिण की गंगा इन्हें कहते हैं। एंड सेवेंथ वन इज महानदी। इनके जो बेसिन एरिया है बच्चों, दे आर वेरी रिच इन जियोथर्मल एनर्जी। About 340 sites out of these province were identified for potential geothermal energy power station. So about 340 sites out of these area have potential to isolate, to harness geothermal energy. तो आप लिखना चाहें इसको लिख लें कि 7 भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र हैं, जिसमें हिमालय, मणिकरण, तातापानी, पुग्गा वैली, यहां 3 जगह जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हैं। छोटे स्तर पे ही हैं बट हैं। हिमालय जिसमें मणिकरण हिमाचल प्रदेश, तातापानी तथा पुग्गा वैली जम्मू कश्मीर, यहां भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हैं। आगे लिखिए, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी का पश्चिमी किनारा, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कैम्बे। अगला लिखिए, सोन नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी का बेसिन क्षेत्र, थाला क्षेत्र या बेसिन क्षेत्र। गोदावरी तथा महानदी का थाला क्षेत्र। ऐसे प्रदेश हैं जहां से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। भारत में लगभग 340 ऐसे स्थान चुने गए हैं जहां पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध हैं। जहां पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध हैं। तो बच्चों, ये तो बात रही भूतापीय ऊर्जा की। भूतापीय ऊर्जा के बाद इंग्लिश वर्जन लिखना चाहें, देयर आर 7 जियोथर्मल प्रोविंस इन इंडिया। फर्स्ट वन इज द हिमालय, इन विच मणिकरण, पुग्गा वैली and Tatapani. Manikaran and Tatapani both are situated in Himachal Pradesh, Pugga Valley in Jammu and Kashmir. Pugga Valley in Jammu and Kashmir. These are the area having geothermal energy. Second one is western coast of Cambe. Third, Narmada, Tapti and Son Nadi, Son River, Narmada, Tapti and Son River. Third, fourth, fifth. Sixth, Mahanadi and Godavari. Seventh, Mahanadi and Godavari, seventh. These are the area from where we can have geothermal energy. About 340 sites are identified for potential, rich in potential of geothermal energy. So geothermal energy is one of the renewable energy resources. So next one is hydropower, जल विद्युत। जल विद्युत एक और तरीका है ऊर्जा उत्पादन का, हाइड्रो पावर। कैसे? इसके लिए एक डैम का कंस्ट्रक्शन करना होता है। काफ़ी बड़ा पानी का रिजर्वायर बनाया जाता है, उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। पानी इकट्ठा करने के बाद उस पानी को रेगुलेटेड वे में बहाया जाता है और पानी के बहाव यानी पानी की गतिज ऊर्जा को उपयोग में ला करके टरबाइन चलाई जाती है और उस टरबाइन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है।
बात असल में जल विद्युत में ये फंसती है बच्चों कि इसका गेस्टेशन पीरियड जो गर्भकाल है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक डैम बनाने में अगर आप देखें तो सबसे पहला काम कि ऐसे ज्योग्राफिकल कंडीशन खोजने होंगे जहां डैम बनाया जा सके। यानी कि अगर आप डैम बनाने के लिए कंक्रीट की वॉल बनाएं तो बहुत खर्च ज़्यादा पड़ेगा। तो इस तरह की एरिया जहां कम से कम 2 या 3 तरफ से पहाड़ों से घिरे हों और जहां नदी का बहाव पेरिनियल हो, वहां बारिश भी होती हो, ये सारी वजहें होती हैं जो कि आवश्यक हैं जल विद्युत के लिए। दूसरी बात, उतने बड़े लेवल पे जब आप बांध बनाते हो तो आपको पैसे की ज़रूरत होती है, आपको लोन की ज़रूरत होती है, आपको मैन पावर की ज़रूरत होती है। इसको भी आप अरेंज कर लोगे मान लिया। लेकिन जब आप बांध बनाते हो तो आप इन्वायरमेंट पे एक पर्टर्बेशन, जिसको कह लो आप, ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने के लिए आप एक नई व्यवस्था अपने से सृजित करते हो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू। एक तरफ तो वो अर्थक्वेक ला सकता है, बांध बनाने से ग्रेविटी डैम से अर्थक्वेक आते हैं, आइसोस्टेसी डिस्टर्ब होती है तो अर्थक्वेक आ जाते हैं। दूसरा, आसपास की जो वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, यहाँ तक कि गांव और शहर जो बसे हुए हैं वो तक डूब जाते हैं। तो आप एक तरफ तो एनवायरनमेंट को भी खराब कर रहे होते हो, दूसरी तरफ आपको उतने लैंड एक्विजिशन की आवश्यकता पड़ती है। जब आप भूमि को एक्वायर करते हो तो वहाँ पे उपस्थित जो कल्चरल एस्पेक्ट है, वहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं, उनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। आप कहोगे सर ठीक है, रिहैबिलिटेशन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जहाँ जिस स्थान पे सदियों से लोग रहते आ रहे हैं उस स्थान पे से अगर उन्हें हटाया जाए तो एक साथ तो उन्हें जगह नहीं मिल पाती, और अगर मिल भी जाती है तो वहाँ का जो छूटा हुआ उनके खेत खलिहान जहाँ पे उनकी कई पीढ़ियाँ बीती हैं, उन चीज़ों को हम समेट के वहाँ तक नहीं ले जा सकते। तो कहीं ना कहीं एक सोशल डिसइंटीग्रेशन वहाँ होता है, और ये बहुत कठिन कार्य है कि उस कल्चरल एस्पेक्ट को भी आप रिहैबिलिटेट कर पाएँ। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जल विद्युत यद्यपि कि ये प्रदूषण से बिल्कुल मुक्त ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन पहला तो इसका गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा है, दूसरा इसके निर्माण में समय जो लगता है, पैसे बहुत लगते हैं, इन्वायरमेंटल हजार्ड के रूप में आपको मैंने चर्चा की, सिस्मिक एक्टिविटीज़ से इन्हेंस होती है, साथ ही साथ आपको इतने बड़े स्तर पे रिहैबिलिटेशन करना होता है और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विथ इट। एडवांटेज क्या है बच्चों? अगर एडवांटेज की बात करें तो जल विद्युत पहला एडवांटेज है ग्रीन एनर्जी सोर्स। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है बच्चों पोल्यूशन फ्री, प्रदूषण मुक्त। लिख सकते हैं आप, जल विद्युत ग्रीन ऊर्जा का स्रोत है, हरित ऊर्जा का स्रोत है जो कि प्रदूषण मुक्त है। हरित ऊर्जा का स्रोत है जो कि प्रदूषण मुक्त है, जो कि प्रदूषण मुक्त है। दूसरा, पानी के प्रवाह को बांध बनाकर रोक लेने तथा संतुलित रूप से अन्य कार्य जैसे कि सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन, सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन आदि में
उपयोग में लाया जा सकता है। मिलाया जा सकता है यानी केवल ऊर्जा ही नहीं, ऊर्जा के साथ साथ ये इस सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन आदि कार्यों में भी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, टूरिज्म इत्यादि के लिए भी हम जल विद्युत का जो प्लांट है जिसमें डैम मुख्य है उसको उपयोग में ला सकते हैं। ये तो रही बात इनके फायदे की। इसकी कमियां बच्चों ये हैं, डिसएडवांटेज क्या है इसको भी जानते रहें। कमी या डिसएडवांटेजेस, पहली बात कि इसका गर्भकाल जिस दिन से प्रारंभ हुआ और जिस दिन से उत्पादन शुरू करेगा ये अत्यंत अधिक है। गर्भकाल अत्यंत अधिक। दूसरा, कॉस्ट, इसमें जो पैसा लगता है, लागत, यह भी अत्यधिक है। तीसरी बात, जहां डैम बनाएंगे वहां सेस्मिक एक्टिविटी हो सकती है, भूकंपीय सक्रियता बढ़ जाती है। चौथी बात, पानी आपने भरा डैम में पानी भरने के बाद सबमर्जेंस ऑफ नियर बाई विलेज एंड सिटीज एज वेल एज फॉरेस्ट एरिया, तो आसपास के स्थान डूब जाते हैं। डूबते हैं तो क्या डूबेगा? जंगल भी डूबेंगे। जंगल डूबेंगे तो जंगली जानवर भी डूबेंगे। जंगली जानवर डूबेंगे तो वहाँ की वनस्पतियाँ भी डूबेंगी और डूब जाएंगी तो वो नष्ट हो जाएंगी। तो जैव विविधता का क्षरण होता है। सो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यही नहीं, आप जब आसपास के स्थानों को डुबा देंगे तो आसपास के लोगों को पुनर्वास की समस्या, ये सारे चैलेंजेस हैं जल विद्युत के। ये तो आपने देखे। कुछ टेक्निकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे सातवां लिख सकते हैं कि नदी का साल भर जल से परिपूर्ण होना, इत्यादि। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों जो कि हाइड्रो पावर को एक चैलेंज के रूप में रखती हैं। जहां तक भारत की बात की जाए तो भारत से जो नदियां निकले, हिमालयन रिवर, वहां हाइड्रो पावर की पूरी संभावना है। मैदान में जब नदियां आती हैं तो उसको बांधना और उनमें वो गतिज ऊर्जा जो कि एक ऊंचाई से नदी जब गिरती है तो उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो मैदान में नदी घाटी परियोजनाएं तो हैं, लेकिन जो ऊर्जा का उत्पादन पहाड़ों की नदियों में हो सकता है वो मैदान की नदियों में नहीं हो सकता। मैदान की नदियों में अगर आप बांध बनाते भी हैं, जो कि कठिन काम है, तो बहुत बड़ा एरिया सबमर्ज होता है। तो अगर भारत में देखा जाए तो हिमालयन रिवर और वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की नदियों में
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। अगर जल विद्युत की शुरुआत की बात की जाए बच्चों भारत में, तो एशिया का जो दूसरा बड़ा जल विद्युत था वो एशिया का पहला जल विद्युत केंद्र भारत में बना था दार्जिलिंग में। ये पूछा हुआ है, दार्जिलिंग 1898। और शिव समुद्रम ये 1902 में। ये दोनों जल विद्युत केंद्र थे जो भारत के पहले थे, इंडियाज फर्स्ट। एंड आई थिंक एशिया में ये पहले थे कि नहीं, yes, they are not only first in India but also first in Asia. ये जल विद्युत एशिया में भी पहले थे, शिव समुद्रम और दार्जिलिंग जल विद्युत परियोजना। भारत सातवें पायदान पे है जल विद्युत उत्पादन में। और जल विद्युत उत्पादन में नंबर 1 पे चीन है, चाइना। अगेन आपकी मदद के लिए चाइना आ जाता है, नंबर 1 पे अक्सर पहुंच जाता है। और चाइना का जो थ्री गॉर्ज डैम है बच्चों, थ्री गॉर्ज डैम यांगटीज रिवर पे, वो विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत केंद्र है। तो इसको भी नोट कर लें, थ्री गॉर्ज डैम ऑन रिवर यांगटीज और इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 22.5 गीगा वाट। 22.5 गीगावाट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोजेक्ट। इसको नोट कर लें, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, थ्री गॉर्ज डैम, यांगटीज रिवर। स्टार्टेड इन 1993, शुरुआत हुई थी 1993 में और 2012 में बनके ये तैयार हो गया था। चाइना था इसलिए इतनी जल्दी बनके तैयार हो गया। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए, विश्व में दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो है ब्राज़ील का इताइपू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ब्राज़ील का इताइपू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेकेंड लार्जेस्ट, इट इज इताइपू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ब्राज़ील और पराग्वे दो देश हैं, इन दोनों के द्वारा ये मतलब दोनों देशों का सम्मिलित प्रयास है। और ये जिस नदी पे है उस नदी का नाम है पराना रिवर।
पराना रिवर की स्पेशलिटी ये है बच्चों कि ये ब्राजील और पराग्वे की सीमा भी बनाती है, और इसी पे है इताइपू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 14.6 गीगावाट 14.6 गीगावाट के पावर को प्रोड्यूस करता है। और अगर हम बाकी तो इसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इंडिया को अगर देखें तो इंडिया का जो लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो है टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में, और इसकी कैपेसिटी है लगभग 2400 मेगावाट। 2400 मेगावाट 2400 मेगावाट है, याद रखना ये गीगावाट है। सो बहुत कम है इनकी अपेक्षा। 2400 मेगावाट टिहरी डैम, और भारत में अभी भी हाइड्रो पावर की काफ़ी पोटेंशियल हैं जो भी हार्नेस होने बाकी हैं। तो ये कुछ मोटी मोटा जो है आपके सामने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की। एक पॉइंट और बताना चाहूँगा बच्चों, एक होती है नदी घाटी परियोजना और दूसरी होती है नदी जल परियोजना। दोनों में अंतर है, ये अंतर स्पष्ट करते चलें तो बेहतर होगा। नदी घाटी परियोजना, रिवर वैली प्रोजेक्ट। फर्स्ट इज रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड सेकेंड वन इज रिवर वाटर प्रोजेक्ट। नाम से लगता है दोनों सिनोनिम्स हैं बच्चों, लेकिन टेक्निकल डिफरेंस है। रिवर वैली प्रोजेक्ट नदी घाटी परियोजनाएं जैसे दामोदर, जैसे टिहरी, ये परियोजनाएं हैं, कई सारे डैम बने हैं और उनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, उनसे इरिगेशन भी होता है, पेयजल भी आपूर्ति उनसे की जाती है, मत्स्य पालन भी होता है, टूरिज्म स्पॉट्स भी हैं। सो डीवीसी है, इट्स अ बिग थिंग, बड़ा है ये। और नदी जल परियोजना जो होती है, नदी जल परियोजना, इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें एक किसी भी नदी के प्रवाह, नदी के जल के प्रवाह से टरबाइन चलाते हैं। याद रखिएगा, यहां बांध बनाते हैं, रिवर वैली में डैम कंस्ट्रक्शन होता है, और यहां केवल नदी के जल के प्रवाह द्वारा टरबाइन चलाया जाता है। ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों। सो जल के प्रवाह से टरबाइन चला के ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कितना करेगा ये जल का प्रवाह? छोटी छोटी टरबाइन चलती हैं, छोटे ऊर्जा संयंत्र होते हैं जो लोकल लेवल पे किसी गांव, किसी तहसील या किसी कस्बे की ऊर्जा आपूर्ति को पूरा कर पाते हैं। सो रिवर वाटर प्रोजेक्ट आर स्मॉल प्रोजेक्ट। लिख लीजिए, रिवर नदी जल परियोजना छोटी परियोजनाएं हैं जिसमें नदी जल के प्रवाह को बिना बांध बनाए टरबाइन को चलाने में
उपयोग में लाया जाता है। टरबाइन को चलाने में उपयोग में लाया जाता है। टरबाइन को चलाने में उपयोग में लाया जाता है तथा छोटे स्तर पे ऊर्जा उत्पादन किया जाता है तथा छोटे स्तर पे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नदी जल परियोजना के द्वारा लघु स्तर पे किसी ग्राम अथवा किसी कस्बे की ऊर्जा आपूर्ति, किसी ग्राम अथवा किसी कस्बे की ऊर्जा आपूर्ति पूरी की जा सकती है, जबकि नदी घाटी परियोजनाएं वृहद स्तर पे होती हैं। नदी घाटी परियोजनाएं वृहद स्तर पे होती हैं और इनसे बांध बनाकर विद्युत उत्पादन के साथ सिंचाई, मत्स्य पालन, नौकायन, सिंचाई, मत्स्य पालन, नौकायन तथा पर्यटन आदि रूपों में उपयोग में लाया जाता है, जैसे डीवीसी, टेहरी इत्यादि। ये प्रश्न मेंस में पूछा गया है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेंस यूपीएससी बिटवीन रिवर वैली प्रोजेक्ट एंड रिवर वाटर प्रोजेक्ट, तो आपको जानना चाहिए। वैसे प्रश्न रिपीट नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं उसके इनसाइट से क्वेश्चन हो सकता है, रिलेट करे। हो सकता है कुछ न्यूज़ ऐसी आए जो नदी जल परियोजना पे हो या नदी घाटी परियोजना पे हो, तो वो आपकी नज़र से गुजरना चाहिए, क्योंकि साइंस टेक बड़ा ही डायनामिक पार्ट है। कभी कभी तो ऐसा भी प्रतीत होता होगा कि ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी की हैं, लेकिन हाँ, विज्ञान में भी कुछ इस तरह से पढ़ना पड़ता है। और विज्ञान और ज्योग्राफी, या यूँ कह लीजिए यूपीएससी में जो ट्रेंड चल चुका है, उसमें हम कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बांध के नहीं देख सकते। हो सकता है प्रश्न ऐसा हो जो इकॉनमी का हो लेकिन वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। प्रश्न ऐसा हो जो ज्योग्राफी का हो, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है जो सोसाइटी का हो, सोशल इश्यूज से हो, वो इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड हो, वो इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड हो। तो कुल मिलाकर के आपको जो भी सिलेबस दिया गया है बच्चों, उस सिलेबस को एक कैलिडोस्कोपिक विजन आपका होना चाहिए, चतुर्दिक दृष्टि, उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर पिछले साल के पेपर उठाते हैं तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ज़्यादातर लड़ाइयाँ पानीपत में क्यों होती रहीं, जो भी लड़ाई हुई है, जो डिसाइसिव फाइट हुई है, तो ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। ये आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को मिला के स्वयं से आर्टिकुलेट करना होगा कि पॉलिटिकल राजधानी दिल्ली थी तो दिल्ली के पास ही लड़ाई होगी। क्यों कहेंगे कि आओ भाई हम हजारीबाग प्लेटू, चलो वहाँ लड़ाई करते हैं। दुश्मन जो आता था वो हिंद महासागर तीन तरफ से घेरे हुए, तो उधर से आ नहीं सकता था। आता था तो वही दर्रों को पार करके अफ़गानिस्तान और आज पाकिस्तान जहाँ है उस रास्ते से आता था। और पॉलिटिकल सीट दिल्ली थी, तो जो सबसे पहला जो कन्फ्रंटेशन हो सकता था वो हल्दी घाटी थी। तो ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं बच्चों, तो उससे स्वयं से बनाना, उसको आर्टिकुलेट करना आपको सीखना पड़ेगा। उसी में ये प्रश्न भी रिवर वैली प्रोजेक्ट और रिवर वाटर प्रोजेक्ट में डिफरेंस पूछा था और इसे 100 शब्दों में लिखने की बात थी। तो यही कुल मिलाकर के इसमें डिफरेंस होता है। तो ये रिवर वैली प्रोजेक्ट और रिवर वाटर प्रोजेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब ज़रा चर्चा करते हैं हम लोग बायोफ्यूल की, एथेनॉल की, एथेनॉल प्रोडक्शन की। तो बायोमास एनर्जी, बायोफ्यूल, जिसमें हम एथेनॉल भी पढ़ेंगे। तो पहले चलिए चर्चा करते हैं बायोमास एनर्जी की।
बायोमास एनर्जी। जो भी बायोमास है उसका उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाए। जैसे कि अभी आपके सामने दिल्ली एनसीआर के आसपास पराली जलाने के कारण दिल्ली एनसीआर में बहुत सारा प्रदूषण जाड़े की शुरुआत में देखा जाता है। स्टबल बर्निंग से ये समस्या बढ़ जाती है। अगर उस स्टबल को छोटे छोटे पिलेट्स के रूप में बना करके किसी थर्मल पावर प्लांट तक पहुंचाया जाए, इतने बड़े स्तर पे इसे अगर किया जाए, तो जो कोयला जलाने के बाद हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो क्या हम उस बायोमास से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बायोमास के सीधे सीधे यूज से, जैसे कि करते आए हैं, लकड़ी, कंडे इत्यादि हम जला के ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ हम स्टबल या पराली, इसके छोटे टुकड़े, इसके हस्क से कोयले का चूरा, कोयले का पाउडर मिलाकर ऐसे पिलेट्स बनाए जाएं, कंडे बना लिए जाएं, कंडा भी कह सकते हैं इसे। ये कंडे थर्मल पावर प्लांट में कोयले की जगह उपयोग में लाए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है। अब आप कहोगे सर, कोयले की जगह जब हम पेलेट यूज करेंगे या कंडे यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी। मैं भी कहूंगा बिल्कुल निकलेगी, लेकिन एक फायदा होगा। जो पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, जो PM 2.5 और PM 10, ये दो पार्टिकुलेट मैटर हैं जो आप इनहेल कर लेते हैं, आपके लंग्स में जाकर के, लंग्स की एल्वियोलाई में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और उससे एल्वियोलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है, जहां गैसियस एक्सचेंज में समस्या आने लगती है। तो ये पार्टिकुलेट मैटर थर्मल पावर प्लांट से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ काफ़ी ऊंची चिमनियाँ होती हैं, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेस्टर होते हैं, प्रेसिपिटेटर्स होते हैं जो इन्हें रोक लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी निकलेगी। दूसरी बात, इनको बनाने के लिए ग्राम सभा स्तर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। उन परालियों को छोटे टुकड़ों में बदलना, हस्क में बदलना, भूसी में बदलना, साथ ही साथ कोयले के चूरे के साथ मिला करके उन्हें कंडों का रूप देना और उन कंडों को ट्रांसपोर्ट करना थर्मल पावर प्लांट तक। तो ये कार्य करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू लोकल पीपल। तो जो पराली जलाने का दंश दिल्ली झेल रही है उससे बच जाएंगे। तो एक तो हो गया बायोमास एनर्जी स्टबल के रूप में, स्टबल जो कि स्टबल बर्निंग रिसेंट टॉपिक है। साथ ही साथ अगर स्टबल को हम और भी उपयोग में लाना चाहें तो स्टबल को हम छोटे छोटे कंपोस्ट यूनिट विलेज लेवल पे बना सकते हैं, ग्राम सभा लेवल पे बना सकते हैं कंपोस्ट यूनिट। और इस कंपोस्ट यूनिट में ये स्टबल्स छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इनके साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ फंजाई, कुछ बैक्टीरिया इत्यादि को डाल करके हम कंपोस्टिंग के लिए छोड़ सकते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल है ही, स्टबल ऑर्गेनिक मटेरियल है, चूंकि इसमें स्टार्च तो होगा ही, सेलुलोज होगा ही,
तो इसका फर्मेंटेशन होगा, कंपोस्ट यूनिट में खाद तैयार होगी और ये खाद बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज की जा सकती है। बायोलॉजिकल इन ओरिजिन, सो दिस मैन्योर विल बी बायो फर्टिलाइजर। सो आप देख लें यहाँ अगर स्टबल बर्निंग पे भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं जो कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का टॉपिक है, तो भी आप इसे बायोमास एनर्जी के रूप में जोड़ सकते हैं। साथ साथ बायोमास एनर्जी बनाने में लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरा आप बता सकते हैं कंपोस्ट यूनिट में, अगर स्टबल बर्निंग पे प्रश्न है, कंपोस्ट यूनिट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन करा के आप बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका उपयोग दिखा सकते हैं। दूसरी बात, बायोमास एनर्जी का दूसरा जो रूप है वो है बायो फ्यूल सेल, माइक्रो फ्यूल सेल। इसमें क्या होता है बच्चों, माइक्रो फ्यूल सेल जो बेसिकली बायोलॉजिकल बायोमास पे आधारित होता है। बायोफ्यूल सेल, हम लोग बात कर रहे थे बायोफ्यूल सेल की। दूसरा तरीका हो सकता है बायोफ्यूल सेल, जिसमें बायोमास एनर्जी उपयोग में लाई जा सकती है। ये स्टबल वाला टॉपिक आपका रिसेंट करंट न्यूज़ में है, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे आपको प्रश्न मिल सकता है। वो प्रश्न हो सकता है साइंस से रिलेट करके पूछे, या वो हो सकता है एनवायरनमेंट से रिलेट करके पूछे। अगला तरीका है बायोफ्यूल सेल। बायोफ्यूल सेल, इसमें क्या होता है बच्चों, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कार्बनिक पदार्थ, इसको, अब ये कार्बनिक पदार्थ बायोलॉजिकल इन ओरिजिन होगा, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, जिसको इनोकुला कहते हैं, एक सेल के अंदर रख दिया जाता है, एक डिब्बे के अंदर, एक कंपार्टमेंट में रख दिया जाता है। यहां बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन, और इस बायोकेमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को ऊर्जा उत्पादन में उपयोग में लाया जाता है। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा कि बायोकेमिकल रिएक्शन जो यहां होता है उसे कहते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन। किण्वन होने से क्या होता है, जो कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये जो प्रोडक्ट होंगे वो हो सकता है मीथेन बन जाए, वो हो सकता है एथेनॉल बन जाए। मीथेन बनता है
तो नेचुरल गैस के रूप में उसे उपयोग में लाते हैं, जो कि हम लोग नेचुरल गैस के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वहां देखा था। एथेनॉल बनता है बच्चों, तो इस एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करके ऊर्जा उत्पादन करते हैं, पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके। तो बायोफ्यूल सेल कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें एथेनॉल और मीथेन आदि का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग हम पेट्रोल के रूप में पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके, पेट्रोल के साथ मिला करके करते हैं। वर्तमान समय में 5 से 10% एथेनॉल पेट्रोल के साथ मिला के प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है बच्चों, 5 से 10% एथेनॉल पेट्रोल के साथ मिला के प्रयोग में लाते हैं। और आपको यह भी बताया गया था कि एथेनॉल पेट्रोल की नॉकिंग को सुधारता है, पहली चीज। दूसरी चीज, एथेनॉल की भी कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल के समतुल्य है, बराबर तो नहीं कह सकते, समतुल्य है। फायदा क्या होगा आपको अगर आप 10% एथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं? इसका तात्पर्य है कि आप 10% कम पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, यानी कि आप 10% कम पेट्रोल बाहर से मंगा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें 10% आप लाभ में हो गए, क्योंकि एथेनॉल तो आप भारत में ही प्रोड्यूस करेंगे, तेल आप बाहर से मंगाते हैं। 10% ये जो कमी आई है पेट्रोलियम बिल में, उसका कारण है बायोमास एनर्जी, और इसे हम लोग बायोफ्यूल या बायोडीजल या फिर एथेनॉल के रूप में आगे पढ़ेंगे। तो इसके उपयोग का जो असर है बच्चों, वो ये होता है कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाता है। इकॉनमी वाले बच्चे यूज कर सकते हैं। डेफिसिट कम होगा या एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट बिल कम होगा तो सरकार के पास ज्यादा पैसे होंगे। सरकार के पास ज्यादा पैसे होंगे तो सरकार अन्य सोशल एक्टिविटी में ज्यादा पैसे खर्च करेगी और जो डेवलपमेंट है नेशन का वो तेजी से होगा। तो बच्चों आज इतना ही। इस प्रक्रिया को हम बायोमास एनर्जी को आगे भी बढ़ाएंगे, एथेनॉल प्रोडक्शन की चर्चा करेंगे और अगले क्लास में उन चीज़ों को लेके आएंगे। बाकी यहाँ तक किसी को कोई समस्या अगर लगती हो तो ज़रूर लिखिए ताकि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर